हेलो बच्चों, वेलकम बैक ऑल डियर स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है मेरी अनंता कोचिंग क्लासेस में। अपन बात करने वाले हैं आज जो अपना टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसके बारे में अपन ने कल जो डिटेल थोड़ा वीडियो अलग से डिटेल में देखा था वो सिर्फ नर जनन तंत्र था। उससे पहले जो देखा अपन ने वो था मादा जनन तंत्र। आज अपन देखते हैं कि नर जनन तंत्र है, जो मादा जनन तंत्र है उसकी जो प्रोसेस कैसे रहती है। जो एक नया जीव जन्म ले रहा है वो क्या प्रोसेस रहती है, वो अपन उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो अपना जो टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो पहली चीज कि जो नर जनन तंत्र है वो कैसे काम करता है, मैं शॉर्ट में एक बार वापस समझा देती हूँ आपको। जब मैंने अलग से वीडियो बनाई थी, एक बार शॉर्ट में वापस देख लो कि जो नर जनन तंत्र है तो उसका पहला भाग कौन सा था, वृषण, जो जननिक भाग है, किसका निर्माण करता है, शुक्राणुओं का निर्माण करता है। दूसरा अपन ने देखा था वृषण कोश। वृषण कोश क्या करता है, वृषण कोश क्या करता है, वृषण के बाहर एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसके अंदर वृषण सेफ रहते हैं और ये क्या करता है, शुक्राणुओं की रक्षा करता है, सेफ रखता है उनको। फिर अपन ने देखा था शुक्राशय। शुक्राशय का क्या कार्य है, शुक्राशय का ये कार्य है कि जो शुक्राशय होता है वहां शुक्राणु एकत्रित रहते हैं। जो तैयार शुक्राणु है वह शुक्राशय के अंदर एकत्रित रहते हैं, वहां उनको पोषण भी मिलता है, परिपक्व होते हैं शुक्राशय के अंदर। ठीक है, एक थैलीनुमा संरचना होती है। फिर अपन ने किसके बारे में बात करी थी, अपन ने बात करी थी मूत्रमार्ग के बारे में। मूत्रमार्ग के बारे में बात करी थी जिसे अपन पेनिस या सिस्टम बोल सकते हैं, जो दो काम करता है। एक तो क्या करता है, स्पर्म्स को योनि तक पहुंचाने के लिए, ट्रेवल्स करवाने के लिए सपोर्ट करता है, हेल्प करता है, योनि तक पहुंचाने का काम करता है। दूसरी चीज जो मूत्र आ रहा है उसको बाहर निष्कासित करने का काम करता है, किसके द्वारा, मूत्रमार्ग के द्वारा। ठीक है, इसके बारे में बात कर ली। फिर था कृष्ण, इसके बारे में भी अपन ने बात कर ली। अब देखो, ये तो हो गए नर जनन तंत्र के पार्ट, ये तो हो गए। मादा जनन तंत्र के पार्ट कौन से थे, अंडाशय, जहां किसका निर्माण होता है, अंड कोशिका का निर्माण होता है। और दूसरा पार्ट कौन सा था, अंडवाहिनी, क्या करती है, जो अंडाणु तैयार हुआ है, जो अंड कोशिका तैयार हुई है उसको गर्भाशय तक पहुंचाने का काम करती है। गर्भाशय जो अगर स्पर्म्स अगर उसको मिल जाता है तो जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है, उसको चिपका कर रखता है, उसको परिपक्व करता है, उसको पोषण प्रदान करता है। और तो चौथा इसका भाग था योनि, जिसके द्वारा शुक्राणु ट्रेवल करके अंड कोशिका तक पहुंचते हैं। योनि द्वारा शुक्राणु को आगे सेफली पहुंचाया जाता है। ये तो हो गई अपन मादा जनन तंत्र की और नर जनन तंत्र की बात कर ली अपन ने। फिर देखो कि पहले ये पार्ट्स के नाम लिख लेना आप। अंडवाहिनी, गर्भाशय, फिर ग्रीवा, फिर योनि। इनके एक बार पार्ट्स के नाम लिख लेना, फिर अपन थोड़ा देखते हैं कि इनकी प्रोसेस क्या रहती है दोनों की। तो देखो क्या सीन रहता है कि जब प्रसव एक नए जीव के पैदा होने की कुछ घटनाएं हैं, वो क्या क्या घटनाएं हैं। एक जब नया जीव पैदा होता है तो उसकी कुछ प्रोसेस रहती है, उसकी कुछ घटनाएं रहती है। तो वो क्या घटना है, तो पहली घटना अपन देखो कि उन जननिक अंगों द्वारा, उन जननिक अंगों के द्वारा जो स्पर्म, जो अंडाणु तैयार हुआ है उनको संलयन करवाया जाता है, मेल करवाया जाता है। जननिक भागों द्वारा, जननांगों द्वारा अंडाणु का या शुक्राणु का निर्माण होता है। तो पहली चीज कि जो मादा जननांग द्वारा किसका निर्माण होगा बच्चों, मादा जननांग द्वारा अंडाणु का निर्माण होगा। और नर जननांग द्वारा, नर जननांग कौन सा है, मादा जननांग कौन सा है, मादा जननांग कौन सा है,
अंडाशय, नर जननांग कौन सा है? वृषण। वृषण में ही स्पर्म का निर्माण होता है। शुक्राशय में सेफ रहते जरूर है, लेकिन निर्माण किसमें होता है? वृषण के अंदर होता है। तो ये तो होगा पहली चीज की जननांग। इनके द्वारा पहली प्रोसेस क्या हो गई कि जननांगों द्वारा स्पर्म्स और अंडाणु का, शुक्राणु का, दोनों का निर्माण किया जाता है, पहली चीज। फिर दूसरा क्या होता है कि योनि व शिश्न द्वारा मैथुन की प्रक्रिया से दोनों का संलयन करवाया जाता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि संलयन कैसे होता है? तो मैथुन की प्रोसेस के द्वारा होता है। मैथुन प्रक्रिया से संलयन करवाया जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस हो गई। अब देखो, फिर इनकी दोनों की प्रक्रिया से जब स्पर्म और अंडाणु दोनों मिल चुके हैं, दोनों तैयार हो चुके हैं, दोनों का संलयन हो चुका है, तो उससे एक युग्मनज तैयार होता है, एक जाइगोट तैयार होता है। तो तीसरे प्रोसेस में क्या होता है कि उस युग्मनज को गर्भाशय में चिपका दिया जाता है। जो युग्मनज तैयार हुआ है संलयन से मैथुन की प्रक्रिया से जो युग्मनज तैयार हुआ है, बना है, उसको गर्भाशय में चिपका दिया जाता है। गर्भाशय में चिपका दिया जाता है। तीसरी प्रोसेस तो ये हो गई, गर्भाशय की जो एंडोडर्म है, अंदर की जो लेयर है जिसका नाम एंडोडर्म है, मैंने बताया था, उस एंडोडर्म में वो युग्मनज जाके चिपक जाएगा वहां। और सिर्फ चिपकता नहीं है, गर्भाशय से की लेयर से उसको पूरा पोषण मिलता है, पूरा परिपक्व होता है, वो पूरे 9 मंथ तक उसको तैयार किया जाता है एक नए जीव के रूप में। ठीक है, फिर सबसे लास्ट प्रोसेस होती है प्रसव की। सबसे जो चौथी प्रोसेस है, लास्ट प्रोसेस कौन सी होती है? प्रसव की। प्रसव के द्वारा उस नए जीव का उत्सर्जन किया जाता है, बाहर की ओर लाया जाता है उस जीव को। किसकी प्रोसेस? प्रसव द्वारा। ये 4 प्रोसेस होती है, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र में 4 प्रोसेस के द्वारा एक नए जीव का निर्माण होता है। अब इसके बारे में अपन थोड़ा देखते हैं। तो शुक्राणु दिखने में किस टाइप का होता है, कैसा होता है, किस तरह का होता है, कैसा होता है? जो शुक्राणु की जो संरचना है, अपन शुक्राणु की स्ट्रक्चर देखते हैं। शुक्राणु की संरचना देखते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्राणु की संरचना थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो शुक्राणु की संरचना में मेन रोल किसका है? जो शुक्राणु के आगे की जो टोपीनुमा एक संरचना होती है, उसका मेन रोल है। पीछे का जो भाग है वो पोच होता है, उसका मेन रोल इतना नहीं है। उसका इतना रोल क्यों है? क्योंकि उसके अंदर गुणसूत्र प्रेजेंट होते हैं, और वही गुणसूत्र स्पर्म का भाग ओवम में जाके मिलता है, अंडाणु में जाके मिलता है, पूंछ पीछे रह जाती है। मेन रोल किसका होता है? जो टोपीनुमा एक संरचना होती है उसका होता है। तो ये स्ट्रक्चर जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब अपन स्ट्रक्चर की बात करें, शुक्राणु की संरचना कुछ इस तरह की होती है। अब देखना कि शुक्राणु की संरचना इस तरह की होती है। शुक्राणु के 3 भाग होते हैं। शुक्राणु के 3 भाग होते हैं। पहला जो भाग है हेड, सिर, उसकी बात करें अपन, तो जो पहला ये जो हेड भाग है, इस भाग को बोला जाता है एक्रोसोम।
इस भाग को बोला जाता है एक्रोसोम बोला जाता है। क्यों? इसके अंदर ये जो आपको प्रेजेंट दाने दाने दिख रहे हैं, ये है गुणसूत्र। ये क्या है बच्चों? गुणसूत्र है। इसके एक्रोसोम वाले भाग के अंदर ही गुणसूत्र प्रेजेंट रहते हैं। जब कोई स्पर्म किसी ओवम से मिलेगा तो हेड उसके अंदर पहुंच जाएगा, गुणसूत्र पहुंच जाएगा। जो पीछे का जो टेल वाला भाग होगा वो पीछे रह जाएगा, और ये बीच वाला भाग मध्य भाग और सबसे लास्ट में है इसकी पूंछ, टेल। इसकी पूंछ, टेल, जो ये रही टेल। तो एक्रोसोम, ये अपना एक्रोसोम, ये मध्य वाला भाग और ये पूंछ वाला भाग। तो ये पूरी संरचना है शुक्राणु की। यहाँ प्रेजेंट होते हैं गुणसूत्र। टोपीनुमा संरचना होती है एक्रोसोम की। ये आपको टोपीनुमा संरचना दिख रही होगी। इस लेयर में कोशिका द्रव्य प्रेजेंट होता है और कुछ नहीं। अब मध्य वाले भाग को बड़ा करके बताऊं तो मध्य वाले भाग के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। मध्य वाले भाग के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। ये जो इस तरह का जो भाग है मध्य वाला भाग, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं? स्पर्म को गति प्रदान करते हैं, स्पर्म को ऊर्जा प्रदान करते हैं, उसको गति करने के लिए ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। तो मध्य वाले भाग में क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हो गया। पूंछ वाला भाग का ज्यादा कोई रोल है नहीं, ठीक है। ये थोड़ी स्ट्रक्चर याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछते हैं शुक्राणु के स्ट्रक्चर के बारे में, और पूछते ही है। ज्यादा मेन है एक्रोसोम, या कभी एक नंबर के क्वेश्चन में एक्रोसोम की परिभाषा ही पूछ लेते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना। अब देखो अपन थोड़ा शुक्राणु की बात हो गई, शुक्राणु की यहाँ बात हो गई, यहाँ शुक्राणु की बात हो गई। तो अब देखो, पर अगर अंडाणु की बात करें, अंडाणु की बात करें तो अंडाणु क्या है? एक गोल संरचना होती है, गोल संरचना होती है, द्विलेयर गोल संरचना होती है। इसके मध्य क्या भरा होता है? इसके मध्य क्या भरा होता है? कोशिका द्रव्य भरा होता है, कोशिका द्रव्य भरा होता है, और कुछ नहीं होता। अब देखो, कई आपने ये चीज सुनी होगी, किसी के लड़का पैदा होता है, किसी की लड़की पैदा होती है, किसी के लड़का हो गया, किसी की लड़की हो गई। क्यों होता है ये? किसी के लड़का होता है, ये लड़के या लड़कियां होती रहती है। ये क्यों होता है? तो ये डिपेंड करता है मेल पे, डिपेंड करता है, फीमेल पे डिपेंड नहीं करता। फीमेल के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो XX गुणसूत्र होते हैं। लड़का होगा या लड़की होगी, ये मेल पे डिपेंड करता है। कैसे? तो देखो, जो फीमेल्स के अंदर है या जो मादा के अंदर X और X एक जोड़ी गुणसूत्र, वैसे तो 23 जोड़े होते हैं। 23 जोड़ों में से 22 तो सेम होते हैं, लेकिन जो एक जोड़ा रहता है वो अलग रहता है। लेकिन मादा के अंदर XX गुणसूत्र होगा, और जो नर के अंदर जो एक जोड़ा अलग रहेगा, मेल के अंदर वो रहेगा X और Y रहेगा। 23 जोड़े होते हैं गुणसूत्र के, नर और मादा में, दोनों के अंदर। नर के अंदर एक जो 23वां जोड़ा, 22 जोड़े सेम होते हैं, 23वां जो जोड़ा रहेगा वही अलग रहेगा। नर में 23वां जोड़ा कौन सा होता है? XY का, और मादा में 23वां जोड़ा कौन सा होता है? XX का। तो लड़का या लड़की मेल पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि जो जोड़ा अलग है वो मेल के अंदर है। तो अगर इस X गुणसूत्र से नर का X गुणसूत्र मिलता है, मादा के X गुणसूत्र से नर का अगर X गुणसूत्र मिल रहा है, तो क्या बनेगा? XX बनेगा। जब XX गुणसूत्र बनता है, जब X और स्पर्म और ओवम दोनों ही XX है वो, तो लड़की पैदा होती है। ये ध्यान रखना। तो लड़की पैदा होती है। और अगर X गुणसूत्र से Y वाला गुणसूत्र मिल गया तो क्या पैदा होगा? लड़का पैदा होगा। क्या पैदा होगा? XX लड़की और X और Y कौन सा हो गया? लड़का पैदा होगा। अगर इस X से X गुणसूत्र मिलता है तो लड़की, इस X गुणसूत्र से Y वाला गुणसूत्र मिलता है तो लड़का। तो ये चीज ध्यान रखना कि मेल पैदा होगा या फीमेल पैदा होगी, वो लड़की के ऊपर डिपेंड करता है।
आदमी के ऊपर डिपेंड करता है। तो एक्स एक्स गुणसूत्र मतलब लड़की और एक्स वाई गुणसूत्र मतलब लड़का। तो ये चीज ध्यान रखना। और ये दोनों ही प्रोसेस क्या कहलाती है, यौवनारंभ। और ये जो वैसे तो ये मैथ्यूरल प्रोसेस है पूरी, लेकिन जब ये कब से स्टार्ट हो जाती है, नर के अंदर स्पर्म बनना और मादा के अंदर ओवम बनना या अंडाणु बनना कब से स्टार्ट हो जाता है, यौवनारंभ से। यौवनारंभ अवस्था से स्टार्ट हो जाता है। यौवनारंभ अवस्था मतलब लड़कों के अंदर या लड़की के अंदर 13 से 14 साल की अवस्था, लड़कों के अंदर 13 से 14 साल की अवस्था में दाढ़ी मूछें आ जाती है, आवाज भारी हो जाती है, वो है यौवनारंभ अवस्था। और मादा के अंदर लड़कियां पीरियड्स में होने लग जाती है, आर्तव चक्र स्टार्ट हो जाता है, थोड़े चेहरे पे पिंपल्स वगैरह होने लग जाते हैं, वो अवस्था कौन सी हो गई, यौवनारंभ अवस्था। और ये कब स्टार्ट होती है, दोनों के अंदर, मेल फीमेल दोनों के अंदर 13 से 14 वर्ष की आयु के अंदर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, अपना टॉपिक क्लियर है। और यहाँ में मैंने इजी वे में समझाया है, बहुत ही आसान भाषा में समझाया है ये पूरी प्रोसेस।